जय हिंद। वी आर बैक विथ न्यू वीडियो। सो ये सेकंड पार्ट रहेगा कि राइज ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया किस तरीके से हुआ था। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, वो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट गवर्नर जनरल ने आके डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसी एडॉप्ट की थी, और वो पॉलिसी के बारे में ही हम इस लेक्चर में देखने जाएंगे। दो पॉलिसी के बारे में ये लेक्चर में हम लोग बातें करेंगे। एक तो होगी सब्सिडरी अलायंस, ठीक है, उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस, कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस ब्रिटिश गवर्नमेंट लेके आई थी, सब्सिडरी अलायंस होगी। ठीक है, और उसमें जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसकी वजह से भारत देश को क्या क्या नुकसान हुआ वो भी हम देखेंगे। और दूसरी जो पॉलिसी थी वो थी डेलहाउसी पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट रहेगा राइज ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया का। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सर जॉन सॉर ने बहुत सारी अलग अलग रिजिड पॉलिसी की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत ही भारी मात्रा में नुकसान झेलना पड़ा था। ठीक है, तो बाद में क्या हुआ, वेलेस्ली आया और उसने एक पॉलिसी लाई जिसने सिस्टम बनाया, और वो सिस्टम का नाम था सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। ठीक है, सब्सिडरी अलायंस सिस्टम उसका नाम था। और उसमें कुछ कुछ कंडीशंस ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रखी थी कि वो कंडीशंस क्या थी वो हम आज पढ़ेंगे। ओके, तो टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सब्सिडरी अलायंस। तो पहली टर्म्स एंड कंडीशंस क्या थी कि देखो, आपको इधर दिख रही होगी, टोटल 5 कंडीशंस थे। ठीक है, तो जितनी भी आर्मी होगी उसको ट्रेन करेगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, आर्मी जितनी भी होगी उसको ट्रेन कौन करेगा? टर्न्स द स्टेट एक्सेप्टिंग द सिस्टम विल प्रोवाइड फॉर द आर्मी और गिव अवे प्रोविजंस विथ इक्विवेलेंट इनकम टू द ब्रिटिशर्स। अभी जिन लोगों को आर्मी प्रोवाइड कर रही है ब्रिटिश गवर्नमेंट, जिन लोगों को भी आर्मी प्रोवाइड कर रही है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उनके बदले में स्टेट को क्या देना पड़ेगा? उसको इक्विवेलेंट इनकम का हिस्सा बनाना पड़ेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट पे आते हैं, अगर कोई स्टेट को दूसरे स्टेट के ऊपर वॉर करना हो, ठीक है, एक स्टेट को दूसरे स्टेट के ऊपर अगर वॉर करना हो तो उसको कंपनी की परमिशन लेने पड़ेगी। कंपनी के परमिशन के बिना वो लोग दूसरे स्टेट के ऊपर वॉर नहीं कर सकते। ओके, तो देखो, विदाउट द परमिशन ऑफ कंपनी द स्टेट विल नॉट वेग अ वॉर और साइन अ ट्रीटी विथ अदर स्टेट्स। वॉर भी नहीं कर सकते और कोई दूसरे स्टेट के साथ ट्रीटी भी साइन नहीं कर सकते। ट्रीटी का मतलब तो आपको पता ही होगा, ऑब्वियसली। नहीं पता हो तो ट्रीटी का मतलब ये होता है कि उसको बोला जाता है संधि। संधि मतलब वन काइंड ऑफ डील। ठीक है, तो वही होती है ट्रीटी। अगर कोई एक स्टेट दूसरे स्टेट से हार जाता है, ठीक है, तो उसके बदले में उसको क्या देगा वो सब एक बात दिखा जाती है। ठीक है, एक जगह पे, और उसको साइन करता है एक स्टेट का राजा, वही होती है ट्रीटी। देयर विल बी वन इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव इन द स्टेट असेंबली। तो स्टेट का जो असेंबली होगा, ओके, उधर एक इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव होगा, मतलब उन लोगों का गोरा राक्षस होगा। ठीक है, अदर फॉरेनर नॉट बी एम्प्लॉयड इन द स्टेट। दूसरे कोई फॉरेनर्स एम्प्लॉयड नहीं हो सकते स्टेट में, कोई भी, मतलब फॉरेनर मतलब ब्रिटिश के अलावा ब्रिटिशर्स ऑब्वियसली हो सकते हैं, क्योंकि उन लोगों की ही तो ये सिस्टम थी। मीन्स के पोर्चुगीज नहीं हो सकते, फ्रेंच नहीं हो सकते। ओके, डिफरेंट फॉरेनर्स कोई भी एम्प्लॉय नहीं हो सकते इस स्टेट के। ठीक है, तो ये कुछ उस टाइम की प्रोविजन के नाम है, उस टाइम के एम्पायर्स के नाम है जिन्होंने ये अलायंस को एक्सेप्ट किया था। उसमें से था निज़ाम, मैसूर, अवध, गायकवाड़, सिंधिया, भोसले एंड होलकर्स। ये सभी लोगों ने सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट किया था। ठीक है, अभी ये सिस्टम तो देखो चालू तो हो गई, सब लोगों को पहले लगा भी ये तो हमारा फायदा है। बाद में क्या हुआ पता है? बाद में धीरे धीरे उनको पता चलने लगा कि नहीं, ये जो सिस्टम निकाली इन लोगों ने, इसमें इन लोगों का ज्यादा फायदा है, क्योंकि ये सिस्टम एक स्वीट पॉइजन की तरह थी। किसकी तरह? स्वीट पॉइजन की तरह। ये सिस्टम जिस तरीके से इंप्लीमेंट हो गई, वेलेक्सी एनेक्स्ड मेनी प्रोविजंस एंड एक्सपांड द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। वेलेस्ली ने क्या किया, अपने रूल को एक्सपांड किया और बहुत सारे प्रोविजंस को अंदर अंदर अपने अंडर कर दिया। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, अपने अपना रूल बढ़ाती रही भारत देश में, ये सिस्टम लाने के बाद। ओके, so Governor General Wellesley asked Tipu Sultan to accept the subsidiary alliance system, which he refused. For declining the alliance system, the company, with support from Nizam, attacked Mysore. तो यही चीज के बाद हुआ फोर्थ मैसूर वॉर।
ठीक है, टीपू सुल्तान को पूछा कि आपको ये सिस्टम अलाइन एक्सेप्ट करना पड़ेगा। टीपू सुल्तान ने ना बोल दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, निज़ाम के साथ हाथ मिला के 1799 में ये 1799 में टीपू सुल्तान को हरा दिया। ठीक है, और टीपू सुल्तान की मृत्यु भी 1799 में ही हुई थी। ड्यूरिंग द फोर्थ मैसूर वॉर, टीपू लॉस्ट हिज लाइफ while the fighting against the Britishers. After Wellesley Hastings came to the India and became a governor general. He waged a war with Nepal and made Gurkhas to join the army. देखो इसमें एक वर्ड यूज हुआ है, गुरखा। गुरखास एक ऐसी आर्मी होती है, ऐसा एक रेजिमेंट होता है कि उनके सामने अगर सिर्फ वो 10 जन हो और सामने 100 जन हो, 100 पाकिस्तानी सोल्जर्स हो, 10 गुरखा के सोल्जर्स हो, फिर भी 100 उन लोगों से लड़ने के लिए 50 बार सोचेगी। ठीक है, 50 बार सोचेगी। उतने पावरफुल गुरखास हुआ करते थे। लेकिन ये देखो, इन लोगों ने इनको भी हरा दिया। ठीक है, उन लोगों ने एक पिंडरास के साथ भी बैटल किया और उन लोगों के ऊपर भी कंट्रोल कर दिया। फिर जो तीसरा मराठा वॉर हुआ, तीसरा मराठा जो वॉर हुआ, उसमें द सुपरमेसी ऑफ द कंपनी वॉज एस्टेब्लिश। कंपनी की सुपरमेसी उसमें एस्टेब्लिश हो गई। ठीक है, ये देखो, पिंडरास के साथ भी उन्होंने वॉर किया और उनके ऊपर कंट्रोल कर दिया। बाद में in the comparison to the earlier Governor General, William Bentinck is known as the liberal Governor General. Bentinck believed that the dissatisfaction in the different states due to the imperialist policy adopted by the previous Governor General could not bring about any unity. So he was very liberal in his dates. ठीक है, अभी एकमात्र गवर्नर जनरल ऐसा था जिसको लिबरल कहा गया। ठीक है, वो थोड़ा दयालु था। उसकी विचारधारा ऐसी थी, अगर भारत देश को यूनाइटेड रहना है, अंदर के लोगों में यूनिटी बनी रहनी चाहिए। कब बनी रहेगी, जब हम लोग उनके साथ इंपीरियलिस्टिक बिहेव नहीं करेंगे तब। ठीक है, इंपीरियलिस्टिक बिहेव मतलब वो क्या कर रहे थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक ही काम, ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक ही काम था कि जहां देखो वहां लूटपाट करो और अपने कब्जे के अंदर कर दो। लेकिन विलियम बेंटिक जो था, उसको लिबरल गवर्नर जनरल कहा गया इसी की वजह से, क्योंकि उस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पॉलिसी थी, इंपीरियलिस्ट पॉलिसी। इंपीरियलिस्ट का मतलब होता है साम्राज्यवाद। ओके, वो पॉलिसी जो थी वो उसको नहीं पसंद थी, वो उससे सेटिस्फाई नहीं था। उसका कहना ऐसा था कि यही चीज़ की वजह से भारत देश में यूनिटी नहीं आ सकती, क्योंकि हम लोग उनके पास से ज़्यादा ही लूटपाट कर रहे हैं। ओके, तो उसके बाद एक आया डेलहाउसी। डेलहाउसी भारत देश का गवर्नर जनरल बना 1848 में, याद रखना 1848 में गवर्नर जनरल बना। ठीक है, he was a fierce imperialist. Dalhousie adopt the policy of annexation. अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं। दूसरी पॉलिसी के बाद, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि दो पॉलिसीज के बारे में पढ़ेंगे, एक सब्सिडरी अलायंस सिस्टम के बारे में पढ़े, अभी डेलहाउसी पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, एनेक्सेशन की पॉलिसी क्या थी, तो इसने क्या सोचा, ठीक है, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इतना सब कुछ काम किया, अलग अलग पॉलिसीज पे काम किया, तो इसने जो स्टेट जैसा था उसके साथ वैसा बिहेव करके, सुनना ध्यान से, जो स्टेट जैसा था उसके साथ वैसा बिहेव करके वो स्टेट के ऊपर अपने, वो स्टेट को अपने कंट्रोल के अंडर ले लिया। ठीक है, तो उसमें से जो पंजाब और पीगू था ना, उसको कैसे ले लिया, वॉर की मदद से ले लिया, एनेक्स्ड बाय वॉर, वॉर की मदद से उसने ले लिया। ठीक है, अभी जो ये आप पढ़ रहे हो, जितने भी नाम से आपकी टेक्स्ट बुक्स में आप देख सकते हो, सतारा, जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर, झांसी, भांगल, नागपुर, इन सबको कैसे कर लिया कि ये किंग ऐसे थे, इधर के राजा ऐसे थे जिनके पास अपना कोई वारसदार नहीं था, मतलब उनका साम्राज्य संभालने वाला आगे कोई वारसदार नहीं था। ठीक है, तो इतने स्टेट को इस तरीके से उन्होंने कंट्रोल कर लिया। ठीक है, एनेक्सेशन ऑन प्रिटेक्स ऑफ मिसमैनेजमेंट, मिसमैनेजमेंट था चलता था, कोई कोई स्टेट में भी चलता है। देखो हमारे वहाँ भी ऐसा होता है ना कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट है। ठीक है, हर एक स्टेट में वो इक्वली काम कर सकते हैं, डेवलप कर रहा है, ऐसा है भारत देश में, नहीं ना। अब देख लो मणिपुर की क्या हालत है, पंजाब के बॉर्डर वाले एरिया की क्या हालत है, कश्मीर में थोड़े थोड़े हिस्सों की क्या हालत है। ठीक है, सेवन सिस्टर्स में पूरे की पूरी यही सेम हालत है। वेस्ट बंगाल में देखो, अभी रिसेंटली कलकत्ता में देख लो क्या हालत है, सब जगह पे सेम चल रहा है, नहीं। ठीक है, वैसे ही कोई कोई स्टेट ऐसे भी थे जो मिस्ड मैनेज थे, उनका मैनेजमेंट अच्छा नहीं था, तो वैसा था अवध, तो उनको ये कह के उससे लूट लिया। ठीक है, तो एनेक्सेशन ऑन द प्रीटेक्स ऑफ डेप्थ कलेक्शन, डेप्थ कलेक्शन, डेप्थ मतलब होता है कर्जा, उधार।
निज़ाम प्रोविजन जो था, निज़ाम प्रोविंस था जो उस समय पे बहुत ही कर्जे में था, तो उनका इस तरीके से पूरा लूट लिया। कर्नाटक टेंजोर एनेक्सेशन बाय एंड ऑफ द नेमसेक रूल चल रहा था, ठीक है। उस हिसाब से कर्नाटक और तेंजोर पे उन्होंने कब्जा कर लिया, ठीक है। अभी बिसाइड बीइंग एन इंपीरियलिस्ट, डेलहाउसी वाज आल्सो रिफॉर्मिस्ट। देखो वो इंपीरियलिस्ट तो था भी, डेलहाउसी इंपीरियलिस्ट था, लेकिन वो रिफॉर्मिस्ट भी था। इंपीरियलिस्ट का मैंने मीनिंग समझा दिया। रिफॉर्मिस्ट मतलब उसको चेंजेस बहुत पसंद है, कुछ भी चीज को रिफॉर्म करना बहुत पसंद था। ओके, तो उसने क्या किया, 1853 में सबसे पहली रेलवे लाइन लगाई भारत देश में। किसके बीच में? मुंबई और थाने के बीच में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ठीक है, आप लोग को एग्जाम में आ सकता है स्टूडेंट्स। 1853 में मुंबई टू थाने के बीच में सबसे पहली रेलवे लाइन भारत देश में स्टार्ट हुई थी। ओके, वायरलेस सिस्टम बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड, इंग्लैंड और इंडिया के बीच में वायरलेस सिस्टम का एस्टेब्लिशमेंट किया था किसने? डेलहाउसी ने। उसके अलावा पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, इंग्लिश एजुकेशन, ये सब की शुरुआत डेलहाउसी ने भारत देश में की थी। मतलब देखो, हमने अब तक जितने भी गवर्नर जनरल के बारे में, मतलब अब तक जितने भी गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा, वो सब में एक कॉमन चीज थी कि वो सब लोग भारत देश के बारे में बुरा ही चाह रहे थे, वो लोग खुद के जेब भरना ही चाह रहे थे। लेकिन डेलहाउसी ने क्या किया? डेलहाउसी ने अलग अलग डेवलपमेंट पे ध्यान दिया, ठीक है। उसने इंग्लिश एजुकेशन स्टार्ट करवाया, रेलवे लाइन स्टार्ट कराई, ठीक है। अंग्रेज सरकार भारत देश में जब गए, भारत देश छोड़ के गए, तब दो ही चीज सबसे अच्छी छोड़ के गए, एक तो रेलवे लाइन, ठीक है। दूसरी कौन सी, वो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, चलिए मैं बता ही देता हूँ, फिर भी अगर आपको पता हो तो बता देना कमेंट बॉक्स में कि हमको यही आंसर लग रहा था। ओके, पहला है रेलवे लाइन और दूसरी है यूपीएससी की एग्जाम्स। ओके, चलो। वेर ऑल द इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस टेन्योर ही पास्ड द लॉ टू बैन चाइल्ड मैरिज। देखो कितना अच्छा नियम इसने पास करवाया कि चाइल्ड मैरिज बंद होना चाहिए। एडवोकेटेड विडो रीमैरिज, विडोज के रीमैरिज करवाने चाहिए, ठीक है। विडोज के रीमैरिज के बारे में इसने प्रस्ताव रखा था। और विद इन 100 years फ्रॉम बैटल ऑफ प्लेसी इन 1757, मतलब 100 साल के बीच अंदर के बाद 1857 में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ। क्यों? क्योंकि इंडियन सोसाइटी डिससेटिस्फाई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी तो फुल सेटिस्फाई थी, उनके देश में भी डेवलपमेंट हो रहा था, उनके जेब भी भरे जा रहे थे, लेकिन लूट कौन रहा था? इंडियंस। तो इंडियन सोसाइटी है ना वो डिससेटिस्फाई थे ईस्ट इंडिया कंपनी से। तो क्या हुआ, 1857 में आज़ादी की पहली लड़त लड़ी गई, और उसको बोलते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, रिवॉल्ट ऑफ 1857, और सिपाही म्यूटनी, बहुत सारे अलग अलग नाम है, ठीक है। ये इसके ऊपर एक अलग से वीडियो लेके आएंगे सिपाही म्यूटनी के बारे में, ठीक है। अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ओके, अभी इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द कंपनी, इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या रहा और पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या रहा, ये सब कुछ होने के बाद आप देख रहे हो ना, भारत के एक एक कोने में ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव बंध चुकी थी, एकदम पकड़ मजबूत हो चुकी थी भारत देश में, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, इकोनॉमिक इम्पैक्ट की हम लोग बात करते हैं, कंपनी के पास कितना पैसा है, उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट कैसा रहा, वो आर्थिक स्थिति कैसी रह गई ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसी को बोलते हैं इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द कंपनी, ठीक है। जब भी हम लोग 100 years को इवेल्यूट करें कंपनी रूल के इंडिया में, हमको ये बात से पता चलता है इंडिया विच हैड एन अवेलेबल पोजीशन इन द वर्ल्ड in the previous centuries become merely a country and a producer raw materials for England and the prospective market for goods produced in the factories. Bengal exported cotton clothes, raw silk, sugar, jute, muslin 1708 to 1756. But after the dual power policy, the glitter of the economic prosperity of Bengal faded. अभी क्या हुआ कि 100 साल तो हो गए उन लोगों को रूल किए हुए, और 100 साल के बीच में हम लोगों ने बहुत कुछ देख लिया था, ठीक है। कि बंगाल जो कॉटन क्लोथ्स का एक्सपोर्ट करता था, रॉ सिल्क का करता था, शुगर का करता था, कौन से ईयर के बीच में? 1708 से लेकर 1756 के बीच में। बट जब भी ड्यूअल पावर पॉलिसी आ गई, मतलब द्विमुखी शासन, ड्यूअल पावर पॉलिसी, ठीक है। मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि ड्यूअल पावर पॉलिसी क्या होता है एग्जैक्टली। ओके, ड्यूअल पावर पॉलिसी मतलब दो पावर एक साथ काम करते हैं, ओके। और इसी की वजह से
इकोनॉमिक सिस्टम बहुत ही खराब हो गई। ओके, भारत देश की, उन लोग की तो अच्छी ही थी। Was introduced for the first time in the Bengal, whereby the powers of the Britishers got the power without any responsibility, with the Nawabs has to responsibility without any power. This is known as the subsidiary alliance, which ruins the Bengal economically. सब्सिडरी अलायंस ही वो चीज थी जिसने बंगाल की इकोनॉमी को बैडली इफेक्ट किया था, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी दो शासन आ गए थे, एक तो बंगाल के नवाबों का और दूसरा ब्रिटिश गवर्नमेंट का। इन दोनों ने रूल किया था और लोगों के नाक में दम करके रखा था, इसलिए बोलते हैं ड्यूअल पावर पॉलिसी। अभी जो अनफेयर रेवेन्यू पॉलिसी थी कंपनी की, वो इंडियन पीसेंट्स को और कर्जदार बना दे रही थी। क्या? अनफेयर रेवेन्यू कलेक्शन की जो पॉलिसीज थी वो पीसेंट्स को क्या कर दे रही थी? और कर्जदार बना दे रही थी, ठीक है। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इम्पोज द अनफेयर टैक्सेस ऑन द इंडियन क्लोथ्स इंडस्ट्रीज। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया? अनफेयर टैक्स ले रहे थे, बगैर फालतू का टैक्स ले रहे थे अलग अलग चीज का, ठीक है, जिसकी वजह से इंडियन सिटीजन्स को भी बहुत ही दिक्कत शामिल करनी पड़ी थी, ठीक है। और ये सब चीज की वजह से भारत देश की इंडस्ट्री, भारत देश की प्रॉस्पेरिटी वो सभी तरीके से कोलैप्ड हो चुकी थी। ओके, तो अभी लास्ट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं कि और क्या हुआ था। अनएम्प्लॉयड बढ़ गई थी, भारत देश में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया था। ओके, ट्रेडर्स को फोर्स किया जा रहा था, वीवर्स को बंगाल के, तो कि साइन करे ऑन द फॉर्म ऑफ फर्स्ट स्ट्रगल फॉर द इंडिपेंडेंस इन 1857। फिर क्या हुआ? बैटल ऑफ प्लेसी के खत्म होने के बाद एग्जैक्ट 100 साल के बाद 1857 में 1757 में बैटल ऑफ प्लेसी हुआ था, उसके एग्जैक्ट 100 इयर्स, मतलब कि 1857 में 1857 में पहला इंडियन सोसाइटीज में जो भी थे यार पेपर, अभी उस समय पे क्या हुआ था, न्यूज़पेपर का भी डेवलपमेंट हुआ था, ठीक है। न्यूज़पेपर का जैसे ही डेवलपमेंट हुआ, उसकी मदद से फ्रीडम ऑफ स्पीच डेवलप्ड हुआ। किसके बीच में फ्रीडम ऑफ स्पीच डेवलप्ड हुआ? भारत के लोगों के बीच में, कि हमको भी बोलने का अधिकार है। वो भी देश से प्यार करने लगे, नेशनलिस्ट बन गए। ओके, इन इंडियन सोसाइटी सर्टेन रॉन्ग सोशल कस्टम्स, rituals and were prevalent during this time, like sati system, female infanticides, child marriage. Raja Ram Mohan Roy, Durgaram Mehta, Behramji Malbari were the stalwarts whose role was the instrumental in getting the laws passed with the help of Britishers. अभी इसमें भारत के कुछ लोग थे उस टाइम पे। सोशल इम्पैक्ट में ये चीज़ हुई थी कि भारत देश में बहुत सारे सुपरस्टिशन स्टार्ट हो गए थे। सुपरस्टिशंस का मतलब बेटा ये होता है कि अंधविश्वास में लोग ज़्यादा मानने लग गए थे। क्यों? क्योंकि लैक ऑफ एजुकेशंस। ओके, तो सुपरस्टिशंस की बात करें तो जिसमें सती सिस्टम में ये लोग मानने लग गए थे, फीमेल इन्फेंटिसाइड्स में मानने लगे थे, चाइल्ड मैरिज, ये सब कुछ रोकवाया था किसने? राजा राम मोहन रॉय ने, दुर्गाराम मेहता ने, बैरमजी मलबरी ने, कुछ अंग्रेज अधिकारों की वजह से, अंग्रेज ब्रिटिश ऑफिसर्स की मदद से इन लोगों ने ये सब लॉ पास कराए थे और ये सब कुछ चीज़ बंद कराई थी। इंग्लिश एजुकेशन स्टार्ट हो गया था इंडिया में, ठीक है, किसकी वजह से? लॉर्ड मैक्यूली की वजह से। लॉर्ड मैक्यूली एंड्रोवर एज अ रिकमेंडेड बाय द चार्ल्स फूड, यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश इन मुंबई, मद्रास एंड कोलकाता। मुंबई, मद्रास और कोलकाता में अलग अलग यूनिवर्सिटी स्टार्ट की गई थी। इंग्लिश एजुकेशन भारत देश में स्टार्ट हो गया था। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से भारत देश को आज़ादी मिली। ओके, पूरा सीरीज में ही ये वीडियो आएंगे आपको सारे के सारे।